हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रम्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज सोल्यूशन चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी क्लास 12th का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में सॉल्यूशंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इट्स एन इंपॉर्टेंट वन, इट्स अ बिग चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। नाउ द मोमेंट वी गॉट टू अंडरस्टैंड इफ आई एम सेइंग सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, राइट? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड, राइट? तो सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली अगर मैं बात सोल्यूशन की कर रहा हूं, आप समझे इस बात को कि अच्छा, एक बात और बच्चों, ये आप देख रहे हैं मैंने स्प्लिट स्क्रीन कर रखा है। इसमें रिटन पोर्शन है, आप इसके नोट्स आप इससे बना सकते हैं। मैं ये सारी बातें आपको यहाँ समझाऊंगा। तो मैंने ये जानबूझकर लिखा है ताकि मुझे लिखना कम पड़े और मैं ज्यादा पढ़ा सकूं, और नोट्स आप यहाँ से बकायदा ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चीजें मैं हर चीज समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिखा कि सोल्यूशन क्या है। तो मैंने पहला टर्म जो डिफाइन किया, मैंने कहा इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ एक मिक्सचर है जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं। नाउ व्हेन आई से इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। लाइक फॉर एन एग्जांपल, शुगर सिरप। एग्जांपल वहां भी लिखा हुआ है, आप लेकिन ध्यान पहले यहां पर दें। जब जरूरत पड़ेगी मैं डेफिनेटली वहां पर उसको रेफर कर लूंगा, और तब आप वहां भी देखें। शुगर प्लस वाटर, इन दो चीजों से मिलकर शुगर सिरप बनता है। नो डाउट, अगर मैं कहूं आपने शरबत पिया होगा, तो जब हम शरबत पीते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, द टेस्ट थ्रू आउट द सोल्यूशन इज एग्जैक्टली द सेम, इजंट इट? राइट? ऐसा तो नहीं है। अगर चीनी अच्छे से घुला हो तो उसका टेस्ट बराबर होता है। आप पहला सिप लें, बीच का सिप लें, आखिरी सिप पिए, वो हमेशा एक जैसी मिठास रहता है। इसका मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द वाटर इज इक्वल थ्रू आउट द सोल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। बच्चों, मिक्सचर बहुत तरह के हो सकते हैं। मैंने यहाँ होमोजेनस कहा, आप हेट्रोजेनस मिक्सचर्स भी देखते हैं। मगर इस चैप्टर में जब हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, हम हमेशा ट्रू सोल्यूशन के बारे में बातचीत करेंगे। हम एक ऐसे सोल्यूशन की बात करेंगे जहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ होमोजीनियसली जोड़ते हैं। हम हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बारे में यहाँ ज्यादा बातचीत इस चैप्टर में नहीं करने वाले, राइट? हेट्रोजेनस मिक्सचर जैसे चॉक वाटर होता है, मड वाटर होता है। कमाल की बात है कि मिल्क भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, राइट? सुनकर बड़ी अजीब सी बात लगती है। आप जानते हैं मिल्क is a mixture of fat and water, but definitely the fat that is dissolved in water is not homogeneously mixed. It is heterogeneous mixture. When I say heterogeneous mixture, इसका मतलब सिंपल है कि दोनों इक्वली अमाउंट में, इक्वल थ्रू आउट द सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं है। इसका बड़ा, चलिए बातें चली हैं तो मैं बता ही दूं। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। क्या आपने हेट्रोजेनिसिटी देखी है मिल्क की? तो कहाँ सर, मिल्क और फैट और वाटर तो सब एक साथ रहते हैं? नहीं। ध्यान से सोचें। whenever you have seen a milk boiling, the layer of fat is only at the top, not throughout the solution. It means the fat is more at the top, less throughout the solution. So it means it is a heterogeneous mixture, right? तो चलिए चलें, खैर हम यहाँ बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। शुगर विच, ऑब्वियसली इसमें दो चीजें हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। solute which is present in lesser quantity, solvent which is present in larger quantity, we call it a solvent. तो शुगर सिरप में ऑब्वियसली इट इज सल्यूट, भाई कम होता है चीनी में। वाटर इज सॉल्वेंट, राइट? अब दिमाग में एक बात आती है कि आपने कहा सर शुगर है और वाटर है, सल्यूट और सॉल्वेंट है, तो ठीक है, बढ़िया। एक बार बच्चे ने सवाल किया, मैंने बोला अच्छा केस नंबर 2 देखे यार, मैंने लिखा 80% HCl। मगर कमाल की बात यह है कि मैंने अभी जो 2 मिनट पहले समझाया कि द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज सल्यूट, अब अचानक से मैंने उसे पलट दिया। मैंने लिखा कि भाई HCl जबकि यहाँ ज्यादा है फिर भी सल्यूट है, वाटर कम है फिर भी सॉल्वेंट है। तो मैंने एक बात लिखी कि वाटर इज ऑलवेज टेकन एज सॉल्वेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट। अब ऐसा क्यों लिखा भाई? क्यों ऐसा होगा? नाउ आई विल टेल यू व्हाई इज इट एज सच। इसे समझना जरूरी है। ये बात सिर्फ कह देने से कि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यहां पर बहुत रेलेवेंट नहीं होता। अब यहां पर क्या है जिसके कारण हम वाटर को सॉल्वेंट ले रहे हैं? नो डाउट सॉल्वेंट की अपनी प्रॉपर्टी है वाटर की, जो कि यूनिवर्सली सॉल्वेंट होता है। यानी ज्यादातर चीजें, और ज्यादातर इन द सेंस, अगर कोई सब्सटेंस पोलर है तो उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में होगी ही।
राइट, वो उसे एक बेहतरीन सॉल्वेंट बनाता है। मगर यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं सल्यूट और सॉल्वेंट की, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसे समझना है। जैसे मैं एक सवाल पूछता कि भाई मैंने एक ग्लास लिया, उसमें ये पानी डला हुआ है, ठीक है जी, और ये 100 ml वाटर है। मैंने इसमें अगर 50 ग्राम शुगर ले करके डिसॉल्व कर दिया, तो होगा क्या? तो मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि अगर मैंने 50 ग्राम शुगर इसमें डाल दिया, वेयर विल इट गो, राइट? तो आप कहेंगे सर शुगर जो है, शुगर के पार्टिकल्स उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में घुल जाएंगे, राइट? और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी होता है कि भाई मैं अक्सर पूछता भी हूं, और ये मैं थोड़ी देर में आपसे पूछता भी कि चलिए एक चीज बताइए मुझे कि अगर ऐसी कहानी है और अगर मैं ये मान रहा हूं कि भाई दिस इज द लेवल ऑफ वाटर अभी, after making sugar soluble into water, will the level of the water goes up, ये अप जाएगा, डाउन जाएगा, या यही रहेगा? जवाब है ये यही रहेगा बच्चों। क्यों? बिकॉज एज यू सेड सल्यूट गेट्स इनटू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा, इसका मतलब भी क्या है? मैं इस कमरे में खड़ा हूं, मैं जब इस कमरे में नहीं था तो वट एवर वॉज द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, मेरे कमरे से में आने से इस कमरे की वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द मास। सो अगर मैं मास के बारे में बात करूं कि मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, डेफिनेटली दे विल बी डिफरेंट। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली दे आर नॉट एग्जैक्टली डिफरेंट। ये डिफरेंट नहीं है, ये क्या है भाई? तो हमने कहा कि भाई क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाते हैं तो ये वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं करते। यानी एक बात ये भी समझे कि अगर सब्सटेंसेस आर होमोजीनियसली मिक्स्ड, यानी जिस सोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, यहां वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एक ही होगा। अभी हम न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, वहां पर भी आप ये बात देख पाएंगे। तो चलिए चलें आगे। यहां पर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात हुई। मास डेफिनेटली अलग होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो भी हो, सॉल्यूशन का मास हमेशा ज्यादा होने वाला है। तो चलिए अभी तक बात की, अब सवाल ये था, होता ये है कि द वाटर हैज अ वेरी हाई स्पेसेस इन बिटवीन देम। तो इफ यू आर मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ व्हाटएवर सॉल्यूट, the solute gets inside the spaces of the water, and there, and you understand that it means in this, from this case as well, you understand the solute and solvent has a very unique relationship where the solute gets into the intermolecular spaces of the solvent, isn't it? तो एक सल्यूट सॉल्वेंट के स्पेसेस के अंदर चला जाता है, एंड दैट्स व्हाट द स्पेशलिटी अबाउट अ सल्यूट एंड अ सॉल्वेंट, राइट? अच्छा, सल्यूट सॉल्वेंट का रिलेशन क्या है वो मैंने आपको बताया। तो यानी एक बात हमेशा के लिए तय है कि सल्यूट ऑलवेज गेट्स इनटू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। और यही बात यहाँ भी है कि वाटर के बीच का जो स्पेस होता है बच्चों, वो इतना ज्यादा होता है कि जब भी अगर वो ट्रू सोल्यूशन बना रहा है, देन इट गेट्स इनटू द वाटर, एक्सेप्ट एयर अगर वहां पर ले रहे हैं आप, ऑब्वियसली एयर के स्पेसेस बड़े होंगे, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो जब भी एक सोल्यूशन बन रहा है पानी का, तो पानी इज द सॉल्वेंट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। और इसलिए चाहे वाटर कम हो, ज्यादा हो, वाटर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सॉल्वेंट। तो यहां तक तो बात क्लियर है। अब सवाल है, भाई हाँ मेरे पास 1 लीटर पानी है, मान लीजिए दूसरे के पास भी 1 लीटर पानी है, हम दोनों ने एक एक सोल्यूशन बनाया। लोग भाई प्यासे थे तो हमने सोचा चलो यार गर्मी का मौसम है, शरबत बनाते हैं पिलाते हैं। 2 लोगों ने शरबत बनाया पिलाया, नो डाउट लोगों ने शरबत पिया, बोला यार क्या यार ये सर ने जो है फीका बनाया है। दूसरे ने बोला हाँ यार ये दूसरा वाला जो है वो मीठा है। सर सही बात कीजिए, ठीक है, बट एक्चुअली में साइंस इज नॉट अबाउट नोइंग विच वन इज मोर स्वीटर, साइंस इज अबाउट नोइंग हाउ मच स्वीटर, राइट? साइंस का मतलब मेजरमेंट है बच्चों। हम सोल्यूशन को जान तो लेते हैं कि सोल्यूशन कौन ज्यादा मीठा है कौन फीका है, कितना मीठा है, कितना मीठा। जैसे कि कोई दो बंदे हैं, कोई लोग हैं दो, and we want to know who runs faster. So just knowing that A runs faster than B doesn't work. How much faster? For that you need to have a magnitude, a unit, that is kilometer per hour, right? Exactly like that. In here, we need a term which can define the strength of a solution, and therefore we use a term called concentration. Now, concentration, if you look at the concentration, the definition simply says it is the number of moles of solute
पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो यूनिट अमाउंट कह दिया ना, मोल्स तो चलो जी फिक्स है, बट जो यूनिट अमाउंट इन्होंने कहा ना, वो इंटरेस्टिंगली एक से ज्यादा तरह के हो सकते हैं। और इस वजह से हमारे पास एक पहला कंसंट्रेशन टर्म आया जिसको हमने कहा मोलारिटी। ना बात जब मोलारिटी की हुई तो हमने कहा मोलारिटी है क्या, तो हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by, and this is important, volume of solution in liters। अच्छा, कई बार हुआ क्या कि अभी मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं? आंसर है हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते भाई? अभी मैंने बताया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट्स आर सेम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, बट डेफिनेशन में हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, मैथमेटिकली सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी कहा जा सकता है, बट दैट्स व्हाट इट इज। अब नंबर ऑफ मोल्स को मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, और बच्चों मैं बता दूं आपको कि मैं ए या वन, ये सॉल्वेंट होता है जब भी किसी बुक में या हम रिप्रेजेंट करते हैं तो, और बी या टू जो है वो सल्यूट के लिए यूज होता है। मैं भी यहां पर बी इस्तेमाल करूंगा कई बार, सच ज्यादातर बुक्स में आप देखें तो वन टू का इस्तेमाल है, आपकी एनसीईआरटी में भी है, ज्यादातर बुक्स में होता है, बहुत सारे मैं ए बी का इस्तेमाल करता हूँ, इजी है, समझ लेंगे, आप जो चाहे यूज करें। वॉल्यूम है भाई किस में है, तो इन लीटर्स में है, बढ़िया। अब आप एनबी यानी गिव, अब हम किसको तोड़ते हैं, हम अगर नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे भाई? आप तोड़ोगे गिवन वेट में ऑफ, ऑब्वियसली इन दिस इट विल बी सल्यूट ओनली, राइट, बिकॉज सल्यूट की बात हो रही है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, इसकी बात हो रही है, इनटू वन बाय वॉल्यूम लिख दिया, अलग से लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बच्चों हमारे सिलेबस में हम गिवन वेट को W से डिनोट करेंगे और सल्यूट है तो B से, मॉलिक्यूलर वेट को M से डिनोट करेंगे, सल्यूट है तो B है, 1/V लिखा हमने जब ये किस में है, लीटर्स में। लेकिन कहीं अगर ये मिलीलीटर में होता बच्चों तो हमारा फॉर्मूला हो जाता WB/MB। अब वॉल्यूम अगर आपने जरा सोचिए, आपने मिलीलीटर में लिया, और क्योंकि मैंने कहा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, तो 1000। तो मोलारिटी का ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ज्यादातर अब अगर लीटर में हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, मिलीलीटर में हो तो ये यूज करें। यूनिट क्या है, लिखा हुआ है मोल, सॉरी, मोल पर लीटर, ठीक है। मोलर यहाँ कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, यहाँ पर छोटा सा मैंने रिप्रेजेंट किया। ये आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने यहाँ पर आपके लिए A1 B2 सॉल्यूट सॉल्वेंट, WB गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट, MB मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, WA गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट बिकॉज W represents given weight, B for solute, A for solvent, MA molar of the solvent, N is number of moles and V is volume। तो इसमें भी आगे बढ़ेंगे, और हाँ यहाँ मोलालिटी है जो मैं डेफिनेटली अब इसको, यहाँ से छोटी छोटी चीजें हटेंगी और अपने बड़ा मजे से काम आ जाएगा हमारे। अब मोलालिटी हमने कही तो हमने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, it can be mass of solvent only. This time it is not solution, because the mass of solvent and solutions are different, right? तो obviously mass given weight of solvent, solvent is A, और ये किस में है भाई, तो kg में है, राइट, मास ऑफ, तो डेफिनेशन लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, ये है NB। अब अगर मैं इसे इलेबरेट करूं तो NB किस में टूट जाता है, जैसे कि पिछली बार भी किया था, WB/MB में, इंटू 1000 बाय WA लिया, अगर मैंने इसे ग्राम्स में लिया है बच्चों, और अगर लीटर में लूँ, केजी में लूंगा तो ये 1 हो जाएगा। यूनिट बड़ी सिंपल है, मोल पर केजी, मोलर और कैपिटल स्मॉल लेटर M से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक नए टर्म पे चलते हैं जिसको आप यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये है मोल फ्रैक्शन। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, बच्चों इसको समझने के लिए कि कैसे निकालते हैं किसी का फ्रैक्शन, ये मास फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास दो सब्जेक्ट है भाई, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। फिजिक्स में मेरे को आ गए 40 नंबर, केमिस्ट्री में आ गए मेरे को 30 नंबर।
टोटल मार्क्स कितने हैं भाई, कोई पूछा हमसे तो बोला सर क्या करें, 70 ही आए। ठीक है जी। तो किसी ने बोला ठीक है भाई, 70 आए टोटल, मगर उसमें परसेंटेज ऑफ फिजिक्स क्या है? तो बोला अच्छा परसेंटेज ऑफ फिजिक्स पूछ रहे हो सर, यानी फिजिक्स का मार्क्स, मार्क्स ऑफ फिजिक्स बाय फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, जो भाई टोटल बनेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। और बच्चों अगर परसेंटेज ना निकालना हो आपको तो आप क्या करेंगे, ये 100 को हटा देंगे, और 100 हटा दिया तो भाई क्या निकल आया हमारा, फ्रैक्शन कहते हैं इसको। और हम यहाँ पर यही करने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन बच्चों ऐसे ही होता है। तो जैसे चलिए मैं पहले मास फ्रैक्शन लिख देता हूं। जैसे मास ए एम ए है और कोई मास है दूसरा एम बी, तो मास फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ ए बी वॉट एवर ए, तो क्या होगा भाई, मास ऑफ ए बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। बच्चों अगर यही परसेंटेज होता तो आप यहां मल्टीप्लाइड 100 करते, अगर नहीं है तो ये फ्रैक्शन में है। तो इस तरह से मास पर फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी हमने यहां देखा। चलिए चलते हैं आगे और हम बात करेंगे यहां पर मोल फ्रैक्शंस की। अब मोल फ्रैक्शन को थोड़ा सा एक्स, ये एक्स नहीं है, घुमा हुआ सा है, इसे काई पढ़ते हैं बच्चों। बट लिख जो मैं रहा हूं, आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो ची लिखा हुआ है, ये ची नहीं है बच्चों, इसे काई पढ़ते हैं, तो प्लीज इसे काई ही पढ़िएगा, इसे काई के नाम से पढ़ते हैं, बट ये मोल फ्रैक्शन है। अब इसमें अगर मैंने कहा कि एन ए जो है वो है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, भाई एन बी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, राइट। तो किसी ने बोला फिर वही जैसे हमने किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, तो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, राइट। अगर इसी को किसी ने काय ए पूछा होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और आप चाहें तो इसे कैसे ओपन कर सकते हैं भाई, तो डब्ल्यू बी बाय एम बी बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी, ये इधर लिख दिया मैंने। और यही इसको भी एलेबोरेट कर सकते हैं। और एक सीधी सी बात है, जैसे किसी भी दुनिया में कोई भी दो चीजों का अगर टोटल परसेंटेज उसी से बन रहा है, दो चीजों से बन रहा है, तो उनका सम हमेशा 100 होगा। एग्जैक्टली लाइक दैट, काय ए प्लस काय बी। बच्चों अगर मैथमेटिक्स भी लगाया, इन दोनों को जोड़कर देखें, डिनोमिनेटर बराबर है, न्यूमैरेटर भी एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, कट कर कितना आएगा 1। तो काय ए प्लस काय बी इज 1। बच्चों आप चाहते तो यहां पर काय बी के लिए क्या लिख सकते थे, 1 माइनस काय ए, और काय ए के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काय बी। यानी अगर मैंने एक काय ए या काय बी दोनों में से जो भी एक निकाल लिया, दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है जी। मैं इसे यहां से हटा रहा हूं और एक छोटा सा रिलेशनशिप डिराइव कर रहा हूं जो नीचे आपके पास है भी। और वो रिलेशनशिप क्या है, तो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशनशिप है। भाई मोलालिटी आपने क्या लिखा, डब्ल्यू बी एम बी 1000 डब्ल्यू ए इन ग्राम्स, राइट। चलिए जी अब देखें, अब हमने यहां लिया, तो मैंने कहा कि ठीक, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन है एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। अब जरा सोचिए, मैंने कहा कि भाई फॉर, हम ले रहे हैं हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये साइंस है बच्चों, मेरे कहने से डाइल्यूट नहीं हो जाती कोई चीज, कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। और यहाँ का जो कंडीशन है वो बहुत सिंपल है, इसने कहा है कि भैया हम हाईली डाइल्यूट तब मानेंगे जब मोल फ्रैक्शन विल बी लेस देन इक्वल टू 0.05, या फिर अमाउंट ऑफ सल्यूट जो आप ले रहे हो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0.05, यानी 5% से कम, 0.05 नहीं लिखना चाहिए था,
less than 5%, right? That's what you need to write. So it must be less than equal to 5%. It's better to write that way. So this is if any one of the true. तो जरा समझिए, अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि Na is greater than NB, right? और अगर ये ट्रू है, Na is greater than NB, तो therefore Na plus NB will be approximately Na, isn't it? Right? अब जरा समझिए, मैंने क्या लिखा भाई, काई भी लिखा था। अब सॉरी, काई भी क्या था, NB बाय Na प्लस NB। अब क्योंकि मैं N पे Na प्लस NB में प्रूव कर चुका कि वो Na है, तो मैंने ये लिख दिया। अब NB को क्या लिख सकते हो आप, WB बाय MB लिख सकते हो। Na को क्या लिख सकते हो, WA MA लिख सकते हैं। अब जरा सोचिएगा, मैं इसी को फिर से लिख रहा हूं बच्चों, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं। तो अगर मैं इसको फिर से लिखूं, तो मैंने लिखा WB बाय MB इंटू 1000, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, इंटू MA। ठीक है जी, आपको नहीं लगता बच्चों आप समझ ही गए थे जो मैं कहना चाह रहा था? और वो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये मोलालिटी है। तो आपको नहीं लगता कि ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो है मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू दिस? यानी मोलालिटी का जो फॉर्मूला बना हमारे पास वो बना काई बी इंटू 1000 by MA, molecular weight of solvent, right? तो molecular weight of solvent ये एक रिलेशनशिप है, बट ये है फॉर हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन। तो हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ये रिलेशनशिप बनता है बच्चों। और अब यही अगर हाईली डाइल्यूट नहीं होता, मैं इसको हटा रहा हूँ, हाईली डाइल्यूट नहीं होता तो भाई इसका रिलेशनशिप क्या होता? तो इसका रिलेशनशिप हो जाता, और यही आप उसमें हम काई जो है मोलालिटी जो आप लिख रहे हैं, मोलालिटी का रिलेशन लिख रहे होते तो मोलालिटी इक्वल्स टू काई बी बाय काई ए इन 2000 बाय MA फॉर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, राइट जी? ठीक है। न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों बाद में, थोड़ी देर में वापस लौट के आऊंगा। पहले मैं इन चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये एक रिलेशनशिप था मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, एक रिलेशनशिप हमने डिराइव किया। ये रिलेशन बिटवीन मोलालिटी नॉर्मेलिटी है, स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन, जैसे सोल्यूशन होता है। अब आप ध्यान करो, मैंने बोला मैं मोलारिटी का यूनिट क्या, आपने बोला मोल पर लीटर। कुछ नहीं करना बच्चों, मोल की जगह पे आप लिख दो ग्राम पर लीटर। इसे स्ट्रेंथ कहते हैं, ये भी यूज होता है। तो ग्राम पर लीटर का मतलब हो गया इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, राइट? दैट कुछ खास नहीं। चलिए चलते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना चाहूंगा मैं इसके ऊपर। बच्चों एक बात और, नॉर्मेलिटी आपके चैप्टर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत थोड़ा है, तो मैं नॉर्मेलिटी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप वो भी समझ सकें। नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, और नॉर्मेलिटी पूरी डिस्कस की हुई है मैंने आपके एंट्रेंस, जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ चैप्टर का, हमेशा वो भी लेक्चर जरूर देखें। वो हमेशा चैप्टर के एंड में मैं एंट्रेंस का पूरा पार्ट कवर करता हूँ। वो डेफिनेटली जेई मेंस नीट आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आप उसको पढ़ें देखें। मैं अभी थोड़ी सी नॉर्मेलिटी की जानकारी आपको दे दूं। तो नॉर्मेलिटी है क्या, डेफिनेशन क्या है? तो बोलता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है। द डेफिनेशन इट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। लेकिन हमने उसको थोड़ा सा, मैंने उस ग्राम इक्विवेलेंट को कहते हैं गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम, राइट? एक्चुअली में
खेल इक्विवेलेंट वेट का है, इक्विवेलेंट वेट का है। तो भाई इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो हमने कहा मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि हम सल्यूट ले रहे थे इसलिए मैंने एम भी लिखा, बाय एन फैक्टर है। तो फिर घूम फिर कर हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए एन फैक्टर में। भैया ये एन फैक्टर क्या है बच्चों, थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। एसिड लिया मैंने अगर कोई, फॉर एसिड लिखा हुआ सब कुछ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एन जो है वो एसिड बेसिसिटी कहते हैं, और बेसिसिटी किसको कहते हैं बच्चों, बेसिसिटी कहते हैं नंबर ऑफ H प्लस आयन। अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता होगा, एसिड की बेसिसिटी होती है यार, एसिड की एसिडिटी बोल लो, बेसिसिटी क्यों कहते हो। इसका लॉजिक थोड़ा सा है, उसे समझ में आए तो देखिए। एक बात है, एक एसिड के स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते होंगे, तो हमने कहा कि एक एसिड की स्ट्रेंथ इस बात से मेजर होती होगी वो कितने बेस के आयंस को न्यूट्रलाइज करता है, राइट। सीधी बात है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बेस आयंस और OH माइनस आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस इट कैन न्यूट्रलाइज, and that is the acidic strength, right? Exactly like that, when I say acid, therefore it is called basicity। और ये कुछ नहीं है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस को कहते हैं बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस दैट एन एसिड कैन रिलीज, राइट, दैट्स व्हाट। अब जैसे HCl है, HBr है, HNO3 है, ये लोग जैसे H3BO3 है, ये लोग जैसे H3PO2 है, ये सब में क्या है, n इक्वल टू 1 है। तो इन सब का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। इसी तरह से आप H2SO4 को देखेंगे, H3PO4 को देखेंगे, इसका एन फैक्टर क्या है। ऑक्सैलिक एसिड देखेंगे, COOH, COOH, दिस इज एन ऑक्सैलिक एसिड, इसका एन फैक्टर कितना है, 2। तो भैया मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, सीधा है ना। जहां यहां मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता होगा, क्योंकि आपने 1 लिखा। यहां इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट इज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। जैसे H3PO4 ले लिया आपने, भाई इसके लिए n कितना होता है, 3 होता है। तो इस तरह से फिर मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। तो n फैक्टर फॉर एसिड देखा। अब फॉर बेस क्या होता है भाई, उल्टा होता होगा बेटा, n नंबर ऑफ OH माइनस आयंस को कहते होंगे, है ना, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस को कहते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस को हम क्या कहते होंगे, फॉर बेसिस, राइट बेटा। और अब अगर हम कर रहे हैं तो NaOH के लिए क्या ले लिया आपने, NaOH के लिए n इक्वल टू 1 है भाई, CaOH होल ट्वाइस के लिए n इक्वल टू 2 है भाई, और AlOH होल थ्राइस है तो 3 है भाई, लाइक दैट। क्या है इसमें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है जी। अभी एसिड बेस हो गया, तो होता है मेटल्स के लिए भी हम निकाल सकते हैं एन फैक्टर, और वो होता है वैलेंसी। लाइक जिंक के लिए क्या भाई, तो एन फैक्टर 2 है भाई। कॉपर के लिए 1 और 2 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। भाई अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम के लिए, n इक्वल टू 1 है, ऐसे निकालते हैं। और आखिरी है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या करते हैं, तो n का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, जो चाहे कहें आप। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। बच्चों अगर आप इसमें अगर जानना चाहते हैं कि कैसे करते हैं, तो बड़ा सिंपल तरीका है, आपको चार्ज देखना पड़ेगा। यहाँ Mn पे चार्ज कितना है, तो +7 का है, एंड चेंज इट टू +2, राइट। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर जब मुझे चार्ज निकालना होगा तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इसके साथ +5 लिखूंगा, तो n फैक्टर कितना हो गया मेरा, यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। बच्चों इस तरह के जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारी बातें करूंगा मैं आपके साथ। अभी मैं नॉर्मलिटी में यहीं रुक रहा हूँ, और बच्चों अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास कई सारे फॉर्मूले हैं, रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बात तो अगर आप इन नोट्स से पढ़ रहे हैं, इन नोट्स को अपने जब भी जितने लेक्चर्स खत्म हो रहे हो
उन लेक्चर्स के नोट्स अपने नोटबुक पे जरूर लिखें, लिखने का फायदा होता है, मसल मेमोरी भी बनती है, साथ में फॉर्मूले चीजें समझ में आती हैं। जब हम लिखते हैं, सोच कर लिखते हैं, तो हमें समझने में आसानी होती है। तो प्लीज पढ़ते वक्त सोच कर लिखें। एक और रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, जब भी मैं पढ़ा रहा हूं अभी, क्योंकि ये हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको आपके मन में कभी भी कोई सवाल हो, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वो सवाल जरूर पूछें, जरूर पूछें। एक एक शब्द का मतलब समझ आना चाहिए। तो समझ ना आए तो जो सवाल आप चाहें पूछ सकते हैं। तो चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये एनसीईआरटी के इंटेक्स कुछ न्यूमेरिकल हैं। आई एम गोना गेट इनटू दैट एंड वेरी नाइस, प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल है। पहला सवाल बड़ा सिंपल है। इसने कहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम्स ऑफ सीसी। सीधी सी बात है बेटा, अगर 2.1 अगर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मास ऑफ बेंजीन जो दे रखा है भाई वो 22 ग्राम्स है। सिंपल है बेटा, देखिएगा, मास ऑफ CCl4 122 ग्राम्स है। तो किसी ने बोला कि भाई मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालिए। आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज मास ऑफ बेंजीन बाय मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ, सॉरी, मास ऑफ CCl4, है ना। तो भाई मास ऑफ CCl4 इंटू 100 करेंगे। बेटा मैं इन न्यूमेरिकल्स को आपको वैल्यूज बिठाकर सब बता दूंगा, कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो हो गया सीधा सीधा, है ना, कि भाई मास ऑफ बेंजीन इज 22 ग्राम्स बाय मास ऑफ बेंजीन 22, मास ऑफ CCl4 122 into 100. So you calculated, you get your answer, right? 2.1 बन गया। दूसरे वाले पार्ट में चलते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, इसने इस बार मोल फ्रैक्शन पूछा है और इसने कहा है कि सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ CCl4। प्रॉब्लम एक पता है क्या, 30% मास बाय CCl4 का मतलब क्या हो सकता है। द मोमेंट दे गिव यू परसेंटेज, देखिए क्या है ना, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट, परसेंटेज नहीं। तो बेटा ऐसे सवालों में सबसे पहला काम हमेशा करिए कि अज्यूम करिए, लेट द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, ये कितना सिंपल हो जाएगा, है ना, मास ऑफ सोल्यूशन। अब बेटा आप सोल्यूशन अपनी मर्जी से ले सकते हो, आपको मन करे x ले लो, आपको मन करे 10 ले लो, आपको मन करे 1 ले लो, बट आई सजेस्ट गो फॉर 100। इजी है ना भाई, 1 का 30% 0.3 हो जाता, लेकिन 100 का 30% 30 होएगा, 40 का 40 होएगा। लेना कितना आसान हो जाएगा, जो दिया वही ले ले चुपचाप। कैलकुलेशन में या न्यूमेरिकल में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप x लेंगे तो वो 0.3x हो जाएगा, राइट, 30%। एग्जैक्टली। तो यहां पर जैसे 30 है तो मैंने बोला लेट द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम। तो भाई मास ऑफ बेंजीन कितना मिल गया फिर मेरे को, मास ऑफ बेंजीन मिल गया 30 ग्राम। मुझे ये समझ आ गया है कि मुझे मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन भी चाहिए होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की कहानी कर रहा है। तो 78 ग्राम्स पर मोल। भाई अगर मास ऑफ बेंजीन वो है तो मास ऑफ CCl4 कितना होगा। मास ऑफ CCl4 की बात करें, कितना होगा, 70 ग्राम्स हो जाएगा, क्योंकि 100 में 30% बेंजीन है तो बचा हुआ ओबियसली CCl4। और तब मॉलिकुलर वेट ऑफ CCl4 ले लेंगे, एंड दैट इज 154 ग्राम पर मोल। अच्छा बच्चों एक बात बता दूं, नॉर्मली क्या है कि जैसे ये जो कंपाउंड्स होते हैं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला दे दिया CCl4 का, बोले मॉलिकुलर वेट आप कहाँ से ले, नहीं नहीं कहीं से नहीं ले रहा। ये क्वेश्चन के बगल में पहला तो आपको मास गिवन होगा, एटॉमिक मासेस गिवन होंगे, या सीधा मॉलिकुलर वेट भी कभी कभार दे देते हैं। एटॉमिक मास हो तो जोड़े और निकाल ले। और फिर क्या फॉर्मूला है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। कौन सा मुश्किल काम है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होगा, WB, मतलब नंबर ऑफ मास ऑफ बेंजीन बाय मॉलिकुलर वेट 78 डिवाइडेड बाय 30 by 78 प्लस
70 बाय 154। बच्चों सॉल्व कर लें और आपका 2.2 बन जाएगा। अच्छा, ये 2.2 2.21 इसलिए लिखा हुआ है कि पहले बच्चों ये पहले जब बनाया था तो ये चैप्टर 2 हुआ करता था पुरानी बुक्स में। अब आपके सिलेबस से सॉलिड चला गया है इसलिए आपको 2 दिख रहा है, अदरवाइज ये 1.1 और 1.2 इंडेक्स के क्वेश्चन है। तो खैर, क्वेश्चन से मतलब है चैप्टर में वही चीज वही क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे मिलेगा, बट वो बस चैप्टर की की जो संख्या है वो बदल गई है। जहां पहले 1 हुआ करता था, 2 हुआ करता था, वो 1 है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। यहाँ अगर 2.3 आप देख रहे हो, इसमें दो बातें पूछी गई हैं। इन्होंने बड़ा सिंपल दिया है 30 ग्राम। एक बात तय है कि जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएं, ए बी को अगर डिफाइन कर सकें तो हमेशा बड़ा फायदा होगा। तो मैंने कहा कि भाई ये जो मैं ले रहा हूं ये मेरा बी है, बिकॉज ऑब्वियसली CONO3 होल ट्वाइस इज मिक्सड इन वाटर एंड .6H2B, आई एम सो सॉरी, इसमें .6H2O भी है, तो आप इसे .6H2O 6H2O एंड आई एम टेकिंग इट एज अ सल्यूट। तो गिवन वेट ऑफ सल्यूट जो है इन्होंने दे रखा आपको 30 ग्राम्स। इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इस न्यूमेरिकल बताना है, सच बताओ तो और सब कुछ दिया हुआ है, कि भाई मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकाले, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालते वक्त मैंने पानी के मास को भी ऐड किया, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। If water of crystallization is given in a compound as a solute, always add the mass of water. तो mass of water add किया गया और whatever mass it comes, ये आपने लिखा। And then volume is given to you. Volume 4.3 liters का है। तो obviously जो molarity का formula है हमारा वो है number of moles of solute, that is WB by MB. We know everything about that. इनटू 1000। अच्छा, अब अगर आप वॉल्यूम जो है आपका उसमें लिखा हुआ है तो जरूरत नहीं है 1000 लेने की, आप 1 बाय वॉल्यूम ले लें, तो वैल्यू जो है 30 बाय 291 जो मॉलिक्यूलर वेट निकला हुआ है था। सॉरी, फिर बार बार आदत खराब हो गई है, 1000 क्योंकि मिलीलीटर्स में नॉर्मली मिलता है, बट हाँ ये 1 होगा। 1 बाय 4.3 मोल पर लीटर में निकल आया हमारा। ठीक है जी, ये बी पार्ट पे चलते हैं। बच्चों बी पार्ट को ध्यान से देखो, इन्होंने क्या कहा है कि मेरे पास 30 ml एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.5 मोलर है। मैंने उस सॉल्यूशन में पानी ऐड करा और वॉल्यूम को बढ़ाकर मैंने 500 ml बना दिया, और मोलैरिटी क्या होगी वो निकाल दीजिए। बच्चों याद रखें, व्हेनेवर जब भी कोई सॉल्यूशन पानी की वजह से कंसंट्रेशन बदलता है, ठीक है, यानी वाटर कम ज्यादा होना, इन वे सॉल्यूट का भी कम ज्यादा, तो एक इन वे हम कहें तो ऐसे में हम इसे लॉ ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डाइल्यूशन। और लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है? बड़ा सिंपल है, सही, ये होता है M1V1 M2V2। एक और फॉर्मूला होता है और वो है MV इक्वल्स टू, अगर एक से दो से ज्यादा सॉल्यूशन मिले हो, V2 MnVn। ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो सकता है जिसमें V जो होता है फाइनल वॉल्यूम जो आप V देख रहे हैं, दैट विल बी द सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 टू Vn, राइट? ठीक है जी। और इसी तरह से इसी को बेटा जो आप मोलैरिटी लिख रहे हो M1V1 M2V2, इसी को एग्जैक्टली नॉर्मेलिटी में भी यूज करते हैं, N1V1 N2V2 या NV इक्वल्स टू N1V1 N2V2 टू NNVN। और ये बड़ा सिंपल हो गया, देखिए जरा, ये V1 हो गया तो ये M1 हो गया, ये V2 हो गया तो ये M2 हो गया, और बड़ी आसानी से V1 M1 V1 लिखा मैंने, तो मैंने लिखा M1 V1 M2 V2। भाई M2 मुझे निकालना है तो M2 वुड बी M1 V1। अब M1 कितना है? 0.5 मोलर। V1 कितना है? 30 ml। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, और वॉल्यूम दूसरा कितना है भाई? V2 डिवाइड हो जाएगा तो 500 ml।
कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये तो मोलारिटी तो मोल पर लीटर है, आप मिलीलीटर क्यों यूज करते हो? इसलिए क्योंकि ये कट रहा है। नहीं कट रहा होता, अब इनके कटने से मिलीलीटर खत्म हो जा रहे हैं, मैं इसको चेंज भी कर लूं अगर लीटर में तो भी वो ये कट जाएंगे और बात इतनी आएगी। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। और आपका मन कर रहा है नहीं भाई लीटर में चेंज करना, कर लो भाई। 0.0 भाई 30/1000, 500/1000 ले दे के 1000 कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, और घूम के आप यहीं आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल। तो ये था 2.3 की कहानी। चलते हैं इंटरेस्टिंग 2.4 पे। बड़ा प्यारा सवाल है 2.4, और इसे समझते हैं। देखिए क्या कहा इसने 2.4, बहुत प्यारा सवाल है इसलिए समझें इसे आप। 2.4 क्या सवाल है भाई 2.4 में? तो इसने कहा हमें कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया लिया है, ठीक है जी, यूरिया। अब यूरिया क्या है? सल्यूट है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग, सो बी मैंने लिया, तो मास ऑफ यूरिया यानी मुझसे ये मास ऑफ सल्यूट का डिमांड कर रहा है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया हमें पता होता है बच्चों, दैट इज 60 ग्राम्स। मतलब पता होता है मतलब आप जोड़कर निकाल ले, ऑब्वियसली फॉर्मूला लिखा है, यू कैन सिंपली फाइंड इट आउट फ्रॉम योर, वेरी इजीली यू कैन फाइंड इट आउट भाई। अब देखिए तो मोलालिटी की वैल्यू इसने कितनी दी है? 0.25 मोलर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दी है, मैं पूछता कि भाई ये 2.5 केजी ऑफ 2.5 केजी दिया हुआ है, बट दैट इज 2.5 केजी। अगर ध्यान से पढ़ें तो वो जो 2.5 केजी है, या मैं उसको 2500 ग्राम्स कह रहा हूं, दैट इज नॉट द मास ऑफ सोल्यूशन, द मास ऑफ सॉल्वेंट। रीड इट केयरफुली, क्या लिखा है? 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. So that 2.5 is actually WA, yani mass of solvent plus mass of solute. Remember, this is not the mass of solute only, so solvent only. This is the mass of this. अब ऑब्वियसली इसके बाद की कहानी इजी है। मोलालिटी का फॉर्मूला अगर मैं बिठा रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं WB/MB। क्योंकि मैंने ग्राम बना लिया है इसलिए मैं 1000 लेना पड़ेगा मेरे को, वरना 2.5 में केजी ले सकता था, और तब 1000 नहीं आप 1 लेते, और डब्ल्यू ए हो जाएगा। अब मैं करता तो 0.25 मोल पर केजी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी ही निकालने को कह रहा है भाई, यही निकालना है हमें। एम बी हमें पता है 60 ग्राम्स पर मोल, 1000 बाय, भाई ये कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो डब्ल्यू ए वुड बी 2500 माइनस डब्ल्यू बी। और सही भी है बच्चों, आप अगर ये लिख पाए यहां पर तो आपको समझ आता है कि अब सिर्फ एक वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है, इसे सॉल्व करके आंसर निकालना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, सिंपल सवाल है। तो चलिए चले आगे। आई होप समझ गए होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन लिखा है, ना कि सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलिए चले आगे। तो भाई ये समझ आया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां मैंने लिखी हुई है कि x% वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बच्चों हमारे सिलेबस, जो 12th के सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, उसमें वेट बाय वेट के न्यूमेरिकल्स ही हैं। वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम के, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के न्यूमेरिकल्स ज्यादातर 12th में तो नहीं है, बट इंट्रेंस लेवल पे पूछे जाते हैं, जेई हो चाहे नीट हो। डेफिनेटली इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वहां पर जरूर लूंगा। जैसे कि मैंने बताया, उसके लिए हर चैप्टर के एंड में मैं जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक होगा वो मैं कवर करूंगा, और मैं आपसे उसके बारे में बात करूंगा। बट अभी चलते हैं आगे, और एक और न्यूमेरिकल है। तो x% वेट बाय वेट का मतलब होता है x ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। लेट्स गो फॉर इट। तो चलिए देखिए जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और यही है जो है। अब कैलकुलेट मोलालिटी, भाई बोला मोलालिटी निकालो, मोलारिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालो। कब निकालो? क्या लिखा है देखें, if of ki, if the density of 20% mass by mass of aqueous ki, तो पहली बात तो ये समझ आ गया कि ki जो है वो सोल्यूट है। तो भाई वही लेट द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन यहां लिखेंगे, लेट द
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मैंने बोला था परसेंटेज है तो लिख लीजिए 100 ग्राम। तो डब्ल्यू बी गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 20 ग्राम्स, क्योंकि 20%। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ के आई हमें पता होता है 166 ग्राम पर मोल। पोटेशियम 39 है, आयोडीन 127 है ना। और एक बात है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मास भी मालूम है, क्योंकि ऑब्वियसली ये 20 है तो रिमेनिंग 18 हो जाएगा। और एम ए यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, वो है 18 ग्राम पर मोल, राइट। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने की बारी आई, तो एन बी बाय एन बी प्लस एन ए ब्रेक डाउन करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो डब्ल्यू बी यानी 20 बाय 166 डिवाइडेड डब्ल्यू बाय 166, डब्ल्यू बी बाय एम बी, और डब्ल्यू ए यानी डब्ल्यू ए बाय एम ए, ये निकल आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पहला पार्ट तो हो गया भाई, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब बोला मोलालिटी निकालो। बेटा ये तो फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, सिर्फ कुछ है ही नहीं मेहनत के। डब्ल्यू बी बाय एम बी 1000 बाय डब्ल्यू ए, ठीक है जी, तो निकल गया फिर। बड़ा आसान सा है। वैल्यू हमारे पास है, डब्ल्यू बी कितना 20, एम बी कितना 166, भाई 1000 लिया और डब्ल्यू ए कितना 80, बिठा लिया। प्रॉब्लम आती है जब मोलैरिटी निकालने को कहता है, क्योंकि भाई वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो क्या है डेंसिटी है। तो इन्होंने आपको डेंसिटी दे रखी है, राइट। और अगर डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी से कैसे सॉल्व करें, आप जानते हो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चों। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं आप, पढ़ते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपने पढ़ा था मोलारिटी में क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो चाहिए। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, mass of solution, this is important, not solvent. So solution is 100 grams, 100 by density, density will be how much 1.202। भाई ये ग्राम है और ये ग्राम पर ml है, तो भाई ml में आ गया और मोलारिटी के फॉर्मूले में बिठा लीजिए। भाई क्या है फॉर्मूला, WB by MB into 1000 by वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स, और भाई मिलीलीटर में ही है। तो डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी है आपका 20 बाय एम बी 166, 1000 बाय वॉल्यूम कितना है मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, अगर चाहे तो यहाँ भी कैलकुलेट, बेटर आई ऑलवेज गिव यू सजेशन कि ये यहाँ पर बिठा कर करें जब कैलकुलेशन करनी ही होगी। नॉर्मली ये 1000 100 कट करके आपको अच्छा लगता है, बट वॉट एवर, दिस इज हाउ डू डू अन न्यूमेरिकल। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, तो आई होप आपने इसको समझ लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये मैक्सिमम है जो आपसे बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई, मैं से हटा रहा हूं। कुछ सिंपल सवाल भी हैं जो यहां पर दिए गए हैं। फाइंड मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। जब मोलैरिटी निकालनी होती है, अब प्योर वाटर में सल्यूट नहीं है, राइट, तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर ही है हमारे पास। तो आपने क्या किया, 1000 नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 1000 बाई 18। अब सोचिए ना, प्योर वाटर के लिए मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, अगर मैं वाटर ले लूं तो वाटर का मास जो है गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, व्हाटएवर यू कॉल इट, तो ये 1000 ग्राम्स है भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया, क्योंकि सल्यूट है नहीं मेरे पास, बाय 18 इट कम्स आउट टू बी 55.5 मोल। और मोलारिटी ही निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ही हो जाएगा 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। आपको नहीं लगता कि वॉल्यूम इन मिलीलीटर की बात चले अगर 1000 बाय वॉल्यूम इन
मिलीलीटर्स, तो भाई 1000/1000 नंबर ऑफ मोल्स 55.5 इंटू 1000, वॉल्यूम फिर से 1000, तो कितना आ गया 55.5 मोलर। कोई दिक्कत, समझ में आई बात? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, लेकिन यही इन्होंने क्या किया, तो भाई ये हमारा एक सवाल बनता है, ठीक है जी? तो ये देखा। अब इसी तरह पूछा कि व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH where Kib इज लाइक दैट। तो भाई ठीक है, एक बात है ना, Kib कितनी दी हुई है 0.15। सबसे पहले तो आपको याद होगा, मैंने एक रिलेशन थोड़ी देर पहले डिराइव किया था मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में, कि अगर ये हाईली डिल्यूट सोल्यूशन है, और डिल्यूट का मतलब Kib इज लेस देन 0.05, तो प्लीज आप वो फॉर्मूला यूज करें, वरना कंसंट्रेटेड वाला। कंसंट्रेटेड का फॉर्मूला क्या था भाई, और ये 0.05 से कहीं ज्यादा है, सो दिस विल बी Kib बाय Ka इंटू 1000/Ma। और बहुत सिंपल है बेटा, Kib 0.15 है, तो Ka कितना हो जाएगा 0.85 हो जाएगा, राइट, बिकॉज 1 माइनस पॉइंट इंटू 1000, Ma 18 है, आंसर 9.8 मोलल बन जाएगा। तो ये आंसर हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन 0.1 मोलर। अब 0.1 मोलर इसको दो तरीके से बनाए, एक तो रिलेशनशिप है आपके पास, आप कर सकते हैं, दूसरा मैंने रिलेशनशिप से डायरेक्टली कर लें, वरना आपने मोलालिटी जैसी, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, इस तरह के न्यूमेरिकल अक्सर होते हैं, जैसे कह दिया कि 0.1 मोलर, भाई इसका मतलब क्या है, 0.1 मोल ऑफ सल्यूट, भाई मोल पर केजी यही बोलते हो ना आप, प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ वाटर इन दिस केस बिकॉज एक्वस है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आपका कितना हो गया 0.1 मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया भाई, वो है 1000 ग्राम्स, राइट। Ma कितना है, क्योंकि पानी है तो 18 ग्राम पर मोल है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर निकालना होता तो 1000/18 करता है, यानी 55.5 मोल हो जाता मेरे पास। तो आपको नहीं लगता मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी Na+NB। भाई NB कितना है मेरे पास 0.1 मोल, NB है मेरे पास 0.1, Na कितना है 55.5, तो 0.1/56.5 हो गया, राइट। अब इससे जो आंसर आ जाए आपके पास, तो इस तरह से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा जो भी आंसर है। मेरा जहां तक ख्याल है आंसर 0.00018 आएगा, आप इसको चेक करें। तो दैट इज व्हाट द आंसर है। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे देख लें। बिटवीन मोलारिटी विच इज द बेटर कंसंट्रेशन। बेटा देखो सीधी सी बात है, अगर मोलारिटी और बेटर कंसंट्रेशन टर्म की बात होगी, मोलालिटी मोलारिटी जो बड़ा वाला टर्म है, जो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, राइट। तो इफ द वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, मोलारिटी कैन चेंज विद टेम्परेचर, राइट। और मोलालिटी क्या है, मास पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सो इट डजंट चेंज, और इसलिए मोलालिटी इज अ बेटर टर्म, राइट। 1 मोलर 1 अगर मैं बात कर रहा हूं, है ना, तो उसकी बात अगर करो, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे इसमें कि 1 मोलर सोल्यूशन विच वन इज मोर कंसंट्रेटेड। बच्चों एक बात याद रखिएगा, अगर डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम है, यानी मास ऑफ एनी सॉल्वेंट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी 1 से बड़ी वैल्यू है ना, 1 ग्राम पर मिलीलीटर से बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि मास हमेशा बड़ा है, एक यूनिट ऑफ मास, एक यूनिट ऑफ मास का अमाउंट जो है वो एक वॉल्यूम से हमेशा बड़ा होएगा, राइट। देखिए समझिएगा मैंने क्या बोला। अब जो देखिए इसका एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर मैं पूछूं कि व्हाई कांट यू सी एयर ऑल अराउंड यू, वजह क्या है। देखिए वजह बड़ा सिंपल है, एयर हैज द लोएस्ट डेंसिटी अराउंड यू। आप हर चीज एयर के रिस्पेक्ट में देख पाते हो, बिकॉज एयर की डेंसिटी सबसे कम है।
अगर एयर देखना है तो उससे कम डेंसिटी वाले के प्रेजेंट में, अब देखा है आपने भाई, स्मोक देखा है आपने, हीट वेव्स में सड़कों से निकलता मिराज देखा है आपने, तो आपने चीजें देखी हैं। स्मोक करते लोगों को स्मोक देखा है आपने, चूल्हे से निकलता धुआं देखा है आपने, तो एयर दिखता है, मगर तब जब उससे कम की डेंसिटी या उस डेंसिटी का फर्क होता हो तो आप देख सकते हैं। यहां पर एयर की डेंसिटी को 1 मान लेते हैं, लेकिन अब न्यूमेरिकल में तो आप वाटर को भी 1 ग्राम पर ml ले लेते हैं, लेकिन असल में डेंसिटी किसी की भी 1 नहीं होती है सॉल्वेंट की, अगर एयर को छोड़ दे तो। यानी एक बात तय है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूं, तो आपने क्या बोला कि मास ऑफ 1 यूनिट ऑफ सॉल्वेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी इनटू इट्स मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम को जो आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो मास के बराबर होता है, यानी मैथमेटिकली। और वो अगर डेंसिटी 1 से बड़ी है यानी मास वॉल्यूम से बड़ा होता है। और इसलिए क्योंकि मास वॉल्यूम से बड़ा है, यानी 1 kg पानी 1 लीटर से ज्यादा है, और इसलिए भाई 1 kg पानी ज्यादा है तो फीका हो गया ना, तो मोलालिटी छोटी हो जाती है और 1 मोलर सोल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है। वही लिखा हुआ है। फिर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, इसको प्लीज अपने आप ट्राई करें, ठीक है। और आज यहीं रुकूंगा मैं, हमारा लेक्चर यहीं तक का था, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स आप लोग पढ़ सकते हैं, यहां तक हमने पढ़ा है। सेकेंड लेक्चर नंबर 2 में हम हेनरीज लॉ के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। बच्चों अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।